Hello student, today our topic is equivalence between mass and energy. हमने पिछली एक वीडियो में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम कर चुके हैं ना। अब उसके हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक जो रेस्ट मास एनर्जी है उसका फार्मूला एम नाट सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास एम नाट है और उसको सारा का सारा अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं जहाँ के न्यूक्लियर एनर्जी हम हासिल करते हैं, या एटम बम में जहाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे अगर हम देखें कि दो पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें से हमारे पास दो फोटान आते हैं, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या है, 0.5111 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटान आपको मिलेगा वो भी हर एक जो है 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटान आपको मिलेगा, क्योंकि वो सब का सब जो है मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। जहाँ तक ये बात है कि ये फोटान अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करेंगे। देखें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, इसका जो मोमेंटम है इसकी और फिर इसका जो मोमेंटम है, अगर इन दोनों की स्पीड जो है वेलोसिटी एक ही हो, जो कि डेफिनेटली हम इसमें एक ही ले रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो ज़ीरो होगा। इसलिए इस फोटान की स्पीड वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इस फोटान की भी वेलोसिटी ऑफ लाइट यही है। तो अगर हम इसका जो मास लेते हैं इन मोशन, उसके साथ अगर हम इसका मोमेंटम मालूम करें, इसका टोटल मोमेंटम, तो यहाँ पर भी इसका टोटल मोमेंटम जो आता है वो क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। ये इस वजह से होता है। ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कि किस तरह से जो है मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है स्टूडेंट लेंथ कंट्रैक्शन। अगर आप इसमें आप सपोज करें कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसमें एक ऑब्जर्वर मौजूद है, ये इट इज़ रेस्ट विद टू दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें इसको एक रॉड दिखाई देता है जिसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब ये एक और ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, बट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो डेफिनेटली ये राड भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस राड की वेलोसिटी भी इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, v है। तो उसको इस तरह नज़र आएगा जैसे इस राड की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, यानी ये 50 सेंटीमीटर हो गई है। अगर हम इसमें ये फार्मूला इसके लिए उन्होंने आइंस्टाइन ने बताया था हमें कि L इज़ इक्वल टू एल नाट। अगर उसने कहा था कि अगर कोई चीज़ भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मटेरियल बॉडी नहीं ट्रेवल कर सकती, अगर आप सपोज करें कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल हो जाए तो हम v की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे, c से कट जाएगा और l जो है l ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ की लेंथ ही ज़ीरो हो गई है तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगी वो चीज़। स्टूडेंट, ये तो आप समझते हैं कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसे ऐसा नज़र आए कि जैसे चीज़ गायब हो गई है। तो एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक मटेरियल बॉडी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है कि द रॉड विल कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉट परपेंडिकुलर। मिसाल के तौर पे अगर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस डायरेक्शन में मतलब है वो ट्रेवल कर रहा है, तो इसके जो पैरेलल रॉड है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नज़र आएगी। अगर यहाँ पे एक और रॉड पड़ी हुई है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यहाँ पे ये रॉड यहाँ पे इस तरह पड़ी हुई है 100 सेंटीमीटर वाली, तो ऑब्जर्वर को ये जो रॉड है ये 100 सेंटीमीटर ही की नज़र आएगी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इसके ऊपर क्या हो गई है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और रॉड की डायरेक्शन ये है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, नहीं उसके साथ पैरेलल होना चाहिए। इट इज़ अ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए टाइम डायलेशन के ऊपर। टाइम डायलेशन का मतलब ये है कि जो टाइम है वो लेंथ ही हो गया है। अच्छा, अब इसमें आप सपोज करें कि वही एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है विच इज़ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन चूंकि ये ऑब्जर्वर इसमें मौजूद है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो डेफिनेटली वो भी मूव कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी। जैसे ज़मीन पे हम मौजूद हैं, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वी आर एट रेस्ट, बट वी आर आल्सो मूविंग विद द
velocity 30 किलोमीटर पर सेकंड विद द अर्थ एट एज अर्थ इज़ मूविंग विद दिस वेलोसिटी। बहरहाल अच्छा, अब उसे नज़र आता है कि एक बॉल यहाँ से फॉल करता है 100 मीटर, ठीक है। तो उसे अपनी जब घड़ी में वो देखता है टाइम, तो उसे ये 10 सेकंड लगते हैं। उसकी घड़ी उसके लिहाज रिस्पेक्ट से रेस्ट में है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट से रेस्ट में है तो उसे ये टाइम जो है नॉर्मल ही दिखाई देगा। अच्छा, अब ये जो है एक ऑब्ज़र्वर जो है जो कि ख़ुद रेस्ट में है, जब वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखता है, जब वो उस उधर से वो मूव कर रहा है, तो उसको ये जो 100 मीटर से जो बॉल फॉल करता है, ठीक है, उसको ये ज़्यादा लगेगा कि उसने ये टाइम ज़्यादा लिया है। जब यानी अपनी जब वॉच में देखता है तो उस जो वॉच उसके साथ रेस्ट में है, तो उसे वो नॉर्मल टाइम दिखाई देगा, लेकिन उसे इस वॉच का टाइम जो है वो स्लो दिखाई देगा। तो उसे ऐसा लगेगा कि इस बॉल ने 10 सेकंड नहीं बल्कि 30 सेकंड लिए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उसे ये लगेगा कि मेरा जो हर एक जो है 3 सेकंड जो है इसके मेरे जो हर एक सॉरी जी बिल्कुल ठीक है, उसको ये लगेगा कि मेरे जब घड़ी में 3 सेकंड गुज़रते हैं तो इस घड़ी में सिर्फ 1 सेकंड गुज़रा होता है, ठीक है। तो उस घड़ी में जब 10 सेकंड गुजरेंगे तो उसके लिए ये 30 सेकंड गुजरेंगे, तो वो तो कहेगा कि ये तो टाइम स्लो हो गया है। मेरी वॉच में 3 सेकंड गुजरते हैं और इस वॉच में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड गुजरा होता है, तो उसे ये लगेगा कि ये मूविंग क्लॉक जो है वो स्लो हो रही है। और इसी वजह से उसे ये जो है जो हर फिनोमेना जो है उसे ऐसा लगेगा जैसे ज़्यादा वक्त ले रहा है। मतलब है ये बॉल जो है अगर मैं इसको ज़मीन पे यहाँ पे अपने उसके रख दूँ तो 100 मीटर तो ये 10 सेकंड करेगा, लेकिन यही बॉल जब मूविंग फ्रेम में है तो वो जो है ज़्यादा वक्त ले रहा है और वो जो है 30 सेकंड ले रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो टाइम है वो स्लो हो गया है। अलबत्ता आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो तमाम फिनोमेना अभी हमने जो पढ़ा है, टाइम डायलेशन की बात पढ़ी और लेंथ कंट्रैक्शन की, ये उस वक्त आपको प्रोमिनेंट हो जाता है, सही तरह विजिबल हो जाता है जब वेलोसिटी वेरी वेरी हाई अप्रोचेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। लेकिन हमारी जो डेली लाइफ में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होती है, लिहाजा ये इतना निग्लिजिबल होता है ये डिफरेंस कि हम उसे फील ही नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बट नॉट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे t इज़ इक्वल टू टी नॉट, तो मतलब है ये वो टाइम है जो कि रेस्ट पे जो ऑब्जर्वर है वो फाइंड करता है, ठीक है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो रेस्ट के ऊपर है। और जो जब मतलब फ्रेम मूव कर रहा था तो जो ऑब्जर्वर फ्रेम से बाहर था और जो ख़ुद रेस्ट के ऊपर था और मूविंग फ्रेम को देख रहा था, उसके लिए टाइम ये हो जाएगा और ये क्या कर लेगा, इंक्रीज़ कर लेगा। लेकिन जब वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा तो ये टाइम इंक्रीज़ होते होते इतना हो जाएगा कि इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, लेकिन जो कि आपको पता है पॉसिबल नहीं है। यही वजह पे कोई भी मटेरियल बॉडी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल ही नहीं कर सकती। इस तरह मास डायलेशन के लिए भी हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, मास इंक्रीजिंग व्हेन वेलोसिटी अप्रोचेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट बट नॉट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सही है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक मास है m नॉट है, इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेस्ट के ऊपर है, तो ये इसे नॉर्मल मास ही मिलेगा। लेकिन यही ऑब्जर्वर जब ये बाहर यहाँ पे है और ख़ुद रेस्ट में है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसके रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है इसके रिलेटिव, तो उसके लिए मास जो है वो ये हो जाएगा, यानी मास ऑफ द बॉडी उसके लिए इंक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर सपोज़ आप ये करें तो हमारे पास से ये फार्मूला होगा, ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पे देख लिया। लेकिन जब आपके पास v जो है वो c के बराबर हो जाएगा, यानी एक बॉडी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से फॉर एग्जांपल ट्रेवल करेगी, तो v की जगह हम c पुट कर लेंगे। यहाँ पे 1 - 1 0 समथिंग डिवाइड बाय 0 बिकम्स इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन यहाँ से आप इंटरेस्टिंग पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि फार्मूला है आइंस्टाइन का E इज़ इक्वल टू mc²। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास ये इसमें सारा का सारा मास जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी, वेयर c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, नाउ वी कंसीडर अ बॉडी विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, तो उसका रेस्ट मास क्या होगा, मतलब है कि जिसके ऊपर वेलोसिटी का कोई असर ना हो, जो जिसके रिस्पेक्ट से वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो ना।
जैसे हम हमारे ठीक है, तो वो एम नॉट होगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी ई इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। क्यों? एक तो उसका रेस्ट मास एनर्जी है, ठीक है, अगर उसका मास सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो उतना होगा, प्लस वो मूव भी तो कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ये है। तो सपोज़ करें कि जब एक बॉडी मूव करती है तो उसके साथ जब काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाती है तो ये उसके मास में इंक्रीज़ होने की वजह बनती है कि उसका मास हमें अपेरेंटली इस तरह बनता है कि उसका मास जो है इंक्रीज़ हो गया। ये सिंपल बात आप ये भी कह सकते हैं कि ये एनर्जी जो है एक तरह का उसके मास में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे पास उसकी रीज़न है। तो जितनी ये ज़्यादा एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी उतना ही ये मास भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन हमें विजिबल सही तरीके से तब होगा जब ये स्पीड इतनी बढ़ जाए कि अप्रोचेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। वेरी स्मॉल जिसमें हम डेली लाइफ में जैसे हमारे पास है गाड़ियाँ या ट्रेन, इवन बुलेट्स तक भी, तो वो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अप्रोचेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करे, तो वो मास में इतना डिफरेंस नहीं आता कि हम उसे डिटेक्ट कर सकें। लेकिन जब ये तभी पॉसिबल है कि दिस वेलोसिटी इज़ अप्रोचिंग टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये होना चाहिए 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो तब हम ये कहेंगे कि अप्रोचेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, थैंक्स।